हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पॉलिटी के क्लास के अंतर्गत हम लोग भारत का संवैधानिक विकास कर्व को देख रहे थे। इसका पहला क्लास मैंने करा दिया है, जिसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 के चार्टर एक्ट तक हम लोग कर चुके हैं। आज जो हम लोग करेंगे उससे आगे के नेक्स्ट अधिनियम। तो 1853 के चार्टर एक्ट तक हमारा हो चुका था। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर उसे देख लेंगे और फिर आगे का वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम लोग शुरू करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1898। दोस्तों, इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि 1898 के पहले जितने भी चार्टर या अधिनियम आए थे वह ब्रिटिश कंपनी के अंतर्गत आए थे। लेकिन जब 1857 के विद्रोह हुआ, उसके बाद कंपनी से शासन का प्रभार ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया और उसके बाद ब्रिटिश शासन तंत्र के द्वारा पहला जो अधिनियम आया वह भारत सरकार अधिनियम 1898 था। क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगा कि कंपनी शासन को संभाल नहीं सकती थी, क्योंकि उसका भी अपना एक लिमिटेशन था और इस वजह से कंपनी के हाथों से शासन तंत्र को लेकर ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया। और उसके बाद पहला जो अधिनियम भारत सरकार अधिनियम लाया उसको हम बोलते हैं 1858 का भारत सरकार अधिनियम। हम लोग आज इसे देखने का काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए, इसके तहत जो महत्वपूर्ण तथ्य थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर सभी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को सौंप दी गई। पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश राजशाही ने अपने हाथों में ले लिया, तो आपका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1898। नेक्स्ट जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। दोस्तों, 1833 में बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल का नाम दिया गया, लेकिन 1858 में इसी गवर्नर जनरल का नाम बदलकर अब भारत का वायसराय कर दिया गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में गवर्नर जनरल का नामकरण वायसराय कब किया गया, तो आपका आंसर होगा 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि प्रथम वायसराय कौन था, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी था और प्रथम वायसराय भी था, क्योंकि नाम बदलकर अब उसका वायसराय कर दिया गया। तो इससे पहले जो गवर्नर जनरल था वह कैनिंग ही था, तो कैनिंग ही 1858 के बाद भी बना रहा, मतलब उस समय लॉर्ड कैनिंग ही था। तो आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए इस फैक्ट को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है कि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट हम लोग पढ़े थे पीछे, उसमें था कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दो पार्ट में कंपनी की शासन प्रणाली को बांट दिया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जैसे कि व्यापारिक मामलों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेगा, जबकि राजनीतिक मामले को बोर्ड ऑफ कंट्रोलर देखेगा। तो उस प्रणाली को 1858 के अधिनियम में समाप्त कर दिया गया, कट कर दिया गया। मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो विभाजन था उसे समाप्त कर दिया गया। तो आपसे पूछेगा कि किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया, तो आपका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1898। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो शक्तियां दी गई थी अलग अलग, उन दोनों शक्तियों को समाहित करके राज्य सचिव को दे दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो शक्तियां था उसको एक में करके किसको दे दिया गया, तो राज्य सचिव को दे दिया गया। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। यदि आपसे पूछ देगा कि भारत का पहला राज्य सचिव का नाम क्या था, तो आप कहेंगे हेनरी
स्टेनले, भारत का पहला राज्य सचिव हेनरी स्टेनले था। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसी एक्ट के तहत मुगल सम्राट पद को समाप्त कर दिया गया। आपसे पूछेगा किस भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया, तो आपका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1898। यदि इतने फैक्ट को आप कर लेते हैं तो इस अधिनियम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो आपसे बाहर नहीं जाएंगे। तो हम लोगों ने भारत सरकार अधिनियम 1898 को देख लिया है अच्छे से। अब हम लोग 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 1861 ईस्वी का जो भारत परिषद अधिनियम था, इसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार का यह कोशिश थी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए और इसमें भारतीयों का सहयोग लिया जाए। देखिए विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि सत्ता को विभाजन कर देना, मतलब जो पावर है ना वो एक में निहित न होकर उसे बांट देना। शायद आप समझ गए होंगे। अब जैसे आज के डेट में अगर देखें तो सत्ता का विकेंद्रीकरण करना मतलब शक्तियों को कुछ केंद्र के अधीन, कुछ राज्य, कुछ स्थानीय स्वशासन को सौंप देना, इसको विकेंद्रीकरण बोलते हैं। और केंद्रीकरण का मतलब होता है कि एक ही में मतलब शक्ति को मतलब केंद्रित कर देना। जैसे कि कहने का मतलब है कि शक्ति का केंद्रीयकरण मतलब एक ही किसी अथॉरिटी के अंदर। शायद समझ गए होंगे आप। अब चलिए इसके अंतर्गत हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखने का प्रयास करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई किसके तहत? 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। अब आप सोच रहे होंगे कि मंत्रिमंडलीय व्यवस्था क्या थी। तो देखिए उस समय ना मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का मतलब था कि अलग अलग लोगों को अलग अलग विभाग सौंप देना। आज भी यही है कि एक विभाग किसी और को दे दिया, एक विभाग किसी और को दे दिया। तो यह परंपरा जो शुरू हुई वो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत ही पहली बार शुरू हुआ था। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आपसे पूछेगा कि पहली बार भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव कब रखी गई, तो आपका आंसर होगा 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। अब इसके अंतर्गत हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखने का प्रयास करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसके तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को गैर सरकारी सदस्य के तौर पर शामिल करने की शुरुआत हुई। पूछेगा कि किस एक्ट के तहत भारतीय प्रतिनिधियों को गैर सरकारी सदस्यों के तौर पर शामिल करने की शुरुआत हुई, तो आपका आंसर होगा 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। 3 भारतीयों को शामिल किया गया था। इस चीज को ध्यान रखिए। आपसे पूछेगा कितने भारतीयों को शामिल किया गया था, तो 3 भारतीय। एक बनारस के राजा थे, एक पटियाला के महाराजा थे और एक सर दिनकर राव थे। इन तीनों को विधान परिषद में नामित किया गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि कानून बनाने की प्रक्रिया में कितने भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया, तो आपका आंसर होगा 3। नाम नहीं पूछेगा बट आपसे यह पूछ सकता है कि संख्या क्या थी, तो आप कहेंगे 3। नेक्स्ट देखने का प्रयास करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया 1861 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। अध्यादेश का मतलब होता है कि वैसा आदेश जिसका महत्व कानून के समान होता है, वैसा ही कानून जैसा विधायिका के द्वारा पारित करके बनाया जाता है। लेकिन इसका जो मतलब एक लिमिट टाइम था वह 6 माह तक ही प्रभावी रह सकता था। तो आपसे पूछेगा वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया, तो आप कहेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगभग सारे एग्जाम में पूछ चुका है और मेरे को लगता है कि आने वाले एग्जाम में भी पूछने की इसकी काफ़ी संभावना बनती है। अच्छा यहाँ आप एक चीज़ गौर करिएगा, आपसे पूछेगा कि वर्तमान में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है वो अधिकतम कितने समय तक रह सकता है, तो अभी वर्तमान में 6 माह और 6 सप्ताह तक अधिकतम रह सकता है। आपको लगेगा कि आपने बुक में पढ़ा होगा कि 6 माह ही अधिकतम होता है। मैं 6 सप्ताह क्यों बता रहा हूँ, 6 माह 6 सप्ताह क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि 2 मतलब क्या बोलते हैं,
जब सदन स्थगित किया जाता है तो 2 बैठकों के बीच कम से अधिकतम 6 माह का अंतर होना चाहिए। लेकिन अध्यादेश जिस दिन सदन शुरू होगा उससे 6 सप्ताह तक प्रभावी रहेगा। इसके बीच में उसको पारित करा लेना है, नहीं तो यह अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो 6 माह तो वैसे हो गया, और सदन के मतलब सदन जब चालू होगा सत्र, उसका 6 सप्ताह तक मतलब इससे रिलेटेड मतलब विधेयक को पारित किया जा सकता है। तो आपसे यदि आप पूछ दिया कि अधिकतम कितने समय तक वर्तमान काल में अध्यादेश रह सकता है, तो 6 माह 6 सप्ताह। आप 6 माह को टिक नहीं करेंगे, हाँ, बट आपको अगर 6 सप्ताह का ऑप्शन नहीं रहेगा तो आप 6 माह को टिक कर सकते हैं। शायद आप समझ चुके होंगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट है, इस एक्ट के तहत विभागीय प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग ने की थी। अब देखिए विभागीय प्रणाली का मतलब होता है कि अलग अलग विभाग अलग अलग लोगों को सौंप देना। तो पूछेगा कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। चाहे आपसे पूछेगा विभागीय प्रणाली किस अधिनियम के तहत शुरू हुआ, तो आप कहेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों यह गलती मतलब टाइप हो गया है, मतलब रॉन्ग टाइप। यहाँ पे 1873 कर लीजिएगा, 1873 के अधिनियम। 1773 मिस प्रिंट हो गया था मुझसे टाइपिंग के दौरान, तो आप यहाँ याद रखेंगे आप 1873। ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये मतलब ऐसा ही है। तो 1773 के जगह पे 1873 को ध्यान रखिएगा। दोबारा हमने आपको बता दिया। चलिए इसके तहत एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। दोस्तों जिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1631 मतलब दिसंबर 1600 को हुआ था, उसकी समापन 1 जनवरी 1884 को औपचारिक रूप से इसको भंग कर दिया गया। तो आपसे पूछेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से किस अधिनियम के तहत भंग कर दिया गया, तो आपका आंसर होगा 1873 के अधिनियम के तहत। इसको आप ध्यान रखिएगा, इसमें एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ आप समझ लीजिए, एग्ज़ाम को पास करने में उतना पढ़ना नहीं जरूरी है जितना आपको यह जानना जरूरी है कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है। मतलब क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इसको जानना बेहद जरूरी है। जिस दिन इस फॉर्मूले को आप जान जाएंगे उस दिन सफलता आपके बहुत करीब आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखने का काम करते हैं। शाही उपाधि एक्ट 1876, इसके अंतर्गत भी एक पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। पूछेगा किस एक्ट के तहत महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया, तो आपका आंसर होगा शाही उपाधि एक्ट 1876। इसके तहत महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। इसको आप याद रखेंगे। अब चलिए नेक्स्ट देखने का काम करते हैं हम लोग। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। यह जो अधिनियम है बहुत ही इम्पोर्टेंट इस ख्याल से हो जाता है कि पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई। तो चलिए देखते हैं इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसके तहत अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। दोस्तों अप्रत्यक्ष का मतलब कि मतलब मनोनीत कर देना। उस समय वैसा नहीं था कि चुनकर जनता के द्वारा लाया जाता था, बल्कि गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत करने का काम किया गया, तो उसको अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में यह नहीं पूछेगा कि क्यों होता था, मतलब किस लिए होता था। आपसे पूछेगा कि किस अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई, तो आपका आंसर होगा 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अब नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है कि इसके तहत विधान परिषद को बजट पर बहस करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। अब देखिए प्रश्न कैसा पूछ सकता था, तो सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने और मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। कहने का मतलब है कि इस एक्ट के तहत मतलब बजट जब पेश होगा तो उस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकता है कौन, विधान परिषद के मेंबर, लेकिन उसके बारे में पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकता है और मतदान नहीं कर सकता है। अब आपको लगेगा कि पूरक प्रश्न क्या होता है, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं आपका यदि पूछूं कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि हम स्टडी कर रहे हैं, तो यह एक प्रश्न हो गया। लेकिन इसी सिलसिले में हम पूछ देंगे कि आप क्यों स्टडी कर रहे हो, तो आप
इसका जो रिप्लाई करेंगे यह पूरक प्रश्न हो गया। मतलब आपसे पहली बार जब मैंने प्रश्न पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो आप कहेंगे कि मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो यह केवल प्रश्न हो गया। लेकिन उसी के बारे में जब क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे कि क्यों पढ़ रहे हो, तो यह पूरक प्रश्न हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? पूरक प्रश्न। पूरक प्रश्न। तो इसका अधिकार नहीं दिया गया था, मतलब उससे रिलेटेड और दोबारा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, मतलब उसके पूरक के रूप में नहीं पूछ सकते हैं। इस पूरक प्रश्न को पूछने का राइट 1909 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत दिया गया था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और मतदान का भी अधिकार नहीं दिया गया था 1892 के अधिनियम। मतलब बहस होगा, लेकिन आज कैसे आप पार्लियामेंट या विधान परिषद में कोई भी विधेयक आता तो उस पर मतदान किया जाता है बहुमत के लिए, तो उस समय मतदान करने का राइट नहीं दिया गया था। मतलब प्रश्न पूछ सकते हैं, बहस कर सकते हैं, बट मत नहीं दे सकते हैं और पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। 1892 का भारत परिषद अधिनियम जो पारित हुआ, इसको आप समझ गए होंगे। शायद नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आंसर देने का प्रयास करूंगा। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है कि राष्ट्रवादियों ने 1892 के एक्ट को धोखा बताया था। अब देखिए कहने का मतलब है कि जब 1892 का भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ तो राष्ट्रवादियों को यह संतुष्ट नहीं कर पाया और राष्ट्रवादियों को लगा कि अंग्रेज हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, मतलब मुझे वह बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो उन लोगों ने एक नारा भी दिया था उस समय कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। आपसे पूछेगा किस अधिनियम के खिलाफ राष्ट्रवादियों ने यह नारा दिया कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, तो आपका आंसर होगा 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इतना आप समझ गए होंगे। एक चीज आप समझ लीजिए कि मैं जो भी बता रहा हूं किसी एक्ट के अंतर्गत, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट को आपको हम बता दे रहे हैं, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। वैसे तो बहुत सारे प्रावधान होते हैं, बट उतना जानने की आप कोशिश ना कीजिए। कहने का मतलब है कि अगर एक गिलास पानी पीकर अगर आपकी प्यास बुझ जाती है तो पूरा बाल्टी पानी लेकर घूमना कोई अच्छी बात नहीं है। जितना ज़रूरत हो उतना कीजिए। आज की एग्ज़ाम यही डिमांड कर रही है और आप क्वालिफाई भी एग्ज़ाम ऐसे ही पढ़कर करेंगे, मतलब ज़रूरत के हिसाब से करना है वही चीज़। चलिए नेक्स्ट देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। भारत परिषद अधिनियम 1909, यह अधिनियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट था और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जाते हैं, तो इसको जानना अति आवश्यक है। अब देखिए भारत परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको स्टेप बाय स्टेप देखने का काम करेंगे। देखिए यह मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछेगा कि मार्लो मिंटो सुधार के नाम से किस अधिनियम को जाना जाता है, तो आप कहेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909 को। अब देखिए मार्ले उस समय भारत राज्य सचिव थे और मिंटो उस समय गवर्नर जनरल था। आपसे यह भी पूछेगा कौन भारत सचिव था और कौन गवर्नर था, तो आप कहेंगे कि मार्ले भारत राज्य सचिव था जबकि मिंटो गवर्नर जनरल था। और इस सुधार को संयुक्त रूप से मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। अब देखिए लॉर्ड मार्ले भारत के राज सचिव नीचे हमने बता भी दिया है, जबकि मिंटो भारत के वायसराय थे। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक कहा। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसे माना जाता है, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड मिंटो। और यदि आपसे पूछ दिया कि किसने बोला था, तो राजेंद्र प्रसाद। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और महात्मा गांधी ने इसी एक्ट को सर्वस्व नाश करने वाला एक्ट कहा, मतलब सब कुछ बर्बाद करने वाला। आपसे पूछेगा कि सब कुछ बर्बाद करने वाला किस एक्ट को महात्मा गांधी ने बोला था, तो 1909 को बोला था। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन इस एक्ट के अंतर्गत जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसका प्रश्न पूछने की संभावना बनी रहती है, वह होता है पृथक निर्वाचन के आधार पे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। दोस्तों 1909 के तहत पहली बार मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत क्या था कि मुस्लिम कैंडिडेट को मुस्लिम लोग ही चुनेंगे, मतलब सामान्य लोग उसको वोटिंग नहीं करेंगे। और उनको एक तरह से यहीं से आप देखेंगे कि विभाजन का बीज बोआ गया और आगे जाकर एक तरह से देश को बांटने का काम किया।
मतलब यहीं से एक तरह से पृथक निर्वाचन प्रणाली ने देश के अंदर मतलब भेदभाव की भावना पैदा कर दिया। तो आपसे पूछेगा कि किस अधिनियम के तहत पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रावधान किया गया, तो आप बोलेंगे 1909 का भारत परिषद अधिनियम। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं इससे रिलेटेड। आप देखिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। हम लोगों ने आगे भी देख चुके हैं इसको। आप देखिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है कि विधान परिषद को केंद्र एवं प्रांत में पहली बार अनुपूरक मतलब वही पूरक जो हम लोग 1892 का भारत शासन अधिनियम में जो हम लोग डिस्कस किए हैं कि उस समय प्रश्न पूछने का राइट तो दिया गया था, बट मतलब पूरक प्रश्न पूछने का राइट नहीं दिया गया था। उसी अधिकार को 1909 के भारत शासन अधिनियम में यहाँ पे दे दिया गया। पूरक कहिए अनुपूरक कहिए बात एक ही है, इससे मतलब परेशान नहीं होना है। तो पहली बार मतलब बजट पे अनुपूरक प्रश्न भी पूछने का और बजट पे संकल्प रखने का और मत देने का भी राइट दिया गया 1909 के भारत शासन अधिनियम। अब देखिए उस 1892 में मत देने का अधिकार नहीं था, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, मत देने का अधिकार नहीं था। वो दोनों अधिकार 1909 के अधिनियम के अंतर्गत दे दिया गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस अधिनियम के तहत बजट पे मतलब पूरक प्रश्न भी पूछने का अधिकार दे दिया गया और मत देने का भी अधिकार दे दिया गया, तो आपका आंसर होगा 1909 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट देख प्रयास करते हैं कि इसके तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। अब किसको शामिल किया, आपसे पूछेगा कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार भारतीयों को किस अधिनियम के तहत शामिल किया गया, तो आपका आंसर होगा 1909। और जब आपसे पूछेगा कि किस भारतीय को शामिल किया गया था, तो आपका आंसर होगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और इन्हें किस रूप में शामिल किया गया था, तो विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। मतलब वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार 1909 के भारत सरकार अधिनियम के तहत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। और एक जो पॉइंट है जो इम्पॉर्टेंट है कि यह एक्ट ब्रिटेन में सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला। आपसे पूछेगा कौन सा भारत सरकार अधिनियम सबसे कम समय तक रहा था, तो आपका आंसर होगा 1909 का भारत सरकार अधिनियम 10 वर्ष तक रहा था। जैसे 1909 से 1919 के बीच में कितने साल हुआ, 10 साल। तो यह सबसे कम समय तक रहा था, आप याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट देखने का प्रयास करते हैं 1919 का भारत सरकार अधिनियम। दोस्तों यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अधिनियम है और इसको आप अच्छे से करने का प्रयास करिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस अधिकतर पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं इसके तहत महत्वपूर्ण पॉइंट। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछेगा किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा 1919 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। आपसे पूछेगा कि पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुई, तो आप कहेंगे कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुई, तो 1919 का भारत सरकार अधिनियम। आपसे पूछेगा पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुई, तो 1892 का भारत शासन अधिनियम। अब प्रत्यक्ष पूछ देगा तो 1892 का भारत सरकार अधिनियम, प्रत्यक्ष पूछेगा तो 1919 का भारत शासन अधिनियम। आप समझ गए होंगे डिफरेंस। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए जो सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली मुस्लिमों के लिए 1909 में शुरू किया गया था, उसका विस्तार करके और लोगों को भी शामिल कर लिया गया। देखिए सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों को भी शामिल कर लिया गया। मतलब आपसे पूछेगा कि पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों को कब शामिल कर लिया गया, तो आपका आंसर होगा 1919 का भारत शासन अधिनियम।
अब चलिए नेक्स्ट देखने का काम करते हैं। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। आपसे पूछेगा कि पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम के तहत शुरू किया गया, तो आपका आंसर होगा 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। अब देखिए द्विसदनीय व्यवस्था मतलब क्या, आपको लगेगा कि द्विसदनीय का मतलब क्या होता है। पहले मैं एग्जाम्पल देकर आज की डेट में समझाता हूँ। आज के डेट में अगर पूछेगा केंद्र में द्विसदनीय शासन प्रणाली है, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा को ऊपरी सदन बोलते हैं और लोकसभा को निचली सदन बोलते हैं, सेम वैसा ही उस समय था। उस समय भी द्विसदनीय व्यवस्था शुरुआत की गई, जो मतलब केंद्रीय जो विधानसभा था उसको मतलब केंद्रीय विधानसभा और दूसरा राज्य परिषद, मतलब उस जो आज के डेट में जो लोकसभा और राज्यसभा है उस समय केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद के नाम के रूप में जाना जाता था। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए कि केंद्रीय विधानसभा जिसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का था। मतलब केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष था और राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष था। काउंसिल ऑफ स्टेट, आपसे यह नहीं पूछेगा कि उसका नाम बताइए कि दोनों सदनों का नाम क्या था, केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद, बट मैंने आपको समझने के लिए बता दिया कि द्विसदनीय में पहला केंद्रीय विधानसभा, इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता था। दूसरा जो सदन था राज्य परिषद, जिसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष था। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम के तहत शुरू किया गया, तो आप क्या कहेंगे कि 1919 का भारत परिषद अधिनियम। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इसके अंतर्गत ही द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। अब देखिए द्वैध शासन प्रणाली क्या था। द्वैध शासन प्रणाली, पहले एक ऊपर वाला पॉइंट छूट गया, इसको हम लोग देख लेते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। आपसे पूछेगा किस अधिनियम के तहत पहली बार मतलब विषयों को केंद्र और प्रांतों में बांट दिया गया, तो आप कहेंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत किया गया, तो आप कहेंगे 1919 के भारत शासन अधिनियम। लेकिन इसी द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किस अधिनियम के तहत कर दिया गया, तो 1935 के तहत। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और प्रांतों में जो द्वैध शासन का जो मतलब प्रचलन हुआ था, इसका जनक किसको माना जाता है, तो लियोनस कार्टियस को। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्वैध शासन प्रणाली का जनक किसे माना जाता है, तो आपका आंसर होगा लियोनस कार्टियस। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि द्वैध शासन क्या थी, तो देखिए द्वैध शासन के अंतर्गत मतलब 2 विषयों को 2 में बांट दिया गया, एक हस्तांतरित विषय और एक आरक्षित विषय। अब देखिए हस्तांतरित विषय किसको कहा जाता है, हस्तांतरित विषय किसको कहा जाता है, तो हस्तांतरित विषय का मतलब था कि गवर्नर जनरल अपने चुने हुए सदस्यों के माध्यम से जो शासन चलाता था वो हस्तांतरित विषय उसको कहते थे। लेकिन गवर्नर जनरल जब अपने परिषद के मेंबर के सहयोग से जो शासन मतलब काम करता था, उस पर वर्क करता था, जो चाहे शासन चलाता था, उसको आरक्षित विषय कहते थे। मतलब हस्तांतरित विषय का मतलब था कि चुने हुए मेंबर के सहयोग से, और आरक्षित का मतलब होता है कि गवर्नर जनरल अपने परिषद के मेंबरों के सहयोग से जो चलाता था। तो हस्तांतरित और आरक्षित विषय का मतलब आप समझ गए होंगे कि हस्तांतरित किसे कहते हैं और आरक्षित किसे कहते हैं। हस्तांतरित में जैसे कि स्थानीय सहयोग जैसे विषय आते थे, शिक्षा जैसे विषय आते थे, और आरक्षित में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते थे वह आते थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में भारतीय जनता को मताधिकार, आय के आधार पर कुछ महिलाओं को मताधिकार दिया गया। देखिए यहाँ क्वेश्चन कैसा बनेगा कि सीमित संख्या में भारतीय जनता को मताधिकार कब दिया गया, तो 1919 का भारत शासन अधिनियम। और मत देने का मतलब प्रक्रिया क्या थी, मतलब क्या आधार था, तो संपत्ति के आधार पर दिया जाता था।
और आपसे यह भी पूछ सकता है कि महिलाओं को मताधिकार किस अधिनियम के तहत पहली बार दिया गया, तो आप कहेंगे 1919 के भारत शासन अधिनियम। आपसे पीटी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, तो इतना आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखने का काम करेंगे कि इस एक्ट के द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। आपसे पूछेगा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से कब अलग कर दिया गया, तो आप बोलेंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम। अब चलिए नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो इसके तहत ली आयोग की सिफारिश पे 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। आपसे देखिए क्वेश्चन से यहाँ दो तरीके से बनेगा कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग की गठन कब किया गया, मतलब कब स्थापना किया गया, तो आप कहेंगे 1926 ईस्वी। आपसे पूछेगा केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस कमेटी के सिफारिश पे की गई, तो आप कहेंगे ली आयोग के सिफारिश पे। ये दो तरीके से आप इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट, इस अधिनियम मतलब किस अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसकी समीक्षा के लिए 10 वर्ष बाद एक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। कहा गया कि 1919 की समीक्षा के लिए 10 वर्ष के बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा और उसके मतलब जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पे नेक्स्ट प्रक्रिया अपनाया जाएगा, मतलब क्या करना चाहिए। और 10 वर्ष के बाद जो इस आयोग का गठन किया गया था वह साइमन कमीशन था, जिसका गठन नवंबर 1927 में किया गया था। और यह इंडिया कब आया था, तो आपको पता होगा 1928 में आया था। और यह कहाँ आया था पहली बार, तो मुंबई में इसके सदस्य पहली बार आए थे। तो 10 वर्ष बाद एक आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। आपसे पूछेगा किस एक्ट के तहत, तो आप कहेंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम। और किस कमीशन का गठन किया गया था, तो आप कहेंगे 1927 में साइमन कमीशन का। इतना आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। चलिए 1935 का भारत शासन अधिनियम। देखिए इसके तहत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखने का काम करेंगे क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि पहली बार अखिल भारत स्तर पे संघ बनाने की बात किस अधिनियम के तहत किया गया, तो आप कहेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। लेकिन यह अखिल भारतीय संघ का अस्तित्व कभी आया नहीं। इसका क्या कारण था, चलिए देखते हैं। इसके तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई, जिसमें ब्रिटिश प्रति नहीं होगा दोस्तों, टाइप गलती हो गया है, प्रांत होगा। ब्रिटिश प्रांतों को अनिवार्य शामिल होना था, ब्रिटिश प्रांतों को अनिवार्य शामिल होना था, किंतु देशी रियासतों के लिए स्वैच्छिक था। लेकिन रियासतों के शामिल न होने से यह संघीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आई। दोस्तों जो अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रयास किया गया, उस समय 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 चीफ कमिश्नरीय प्रांतों को लेकर शामिल करना था और साथ में देशी रियासतों को भी शामिल होना था। लेकिन 11 ब्रिटिश प्रांतों और 6 चीफ कमिश्नरीय प्रांतों को शामिल होने की मतलब अनिवार्यता थी, मतलब उनको शामिल होना ही था। लेकिन देशी रियासतों को कहा गया कि आप ऐच्छिक है, मतलब आप शामिल हो भी सकते हैं, शामिल नहीं भी हो सकते हैं। तो इन लोगों ने कहा कि हम शामिल नहीं होंगे, मतलब शामिल नहीं हुए। इसी कारण यह जो संघ है अखिल भारतीय संघ अस्तित्व में नहीं आई। बट आपसे क्वेश्चन जो पूछेगा बहुत सिंपल सा कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रयास किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया, तो आपका आंसर होगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसको आप याद रखिएगा क्योंकि यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखने का काम करेंगे कि इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन को अंत करके द्वैध शासन प्रणाली, इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कर दी गई। कहेगा कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली कब समाप्त किया गया, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम। पूछेगा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू की गई, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम। दोस्तों एक बात बताना मैं आपको भूल गया था कि कितने राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली लागू हुआ था, तो 8 राज्यों में लागू हुआ था द्वैध शासन प्रणाली, याद रखिएगा। और यह 1937 तक चला था। अब आप कहेंगे कि 1935 में तो समाप्त कर दिया गया था राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली, तो 1937 तक कैसे चला। तो दोस्तों 1935 के एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि राज्यों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाएगा और इसे केंद्र में मतलब
कर दिया जाएगा शुरू। तो 1935 के एक्ट में शामिल हो गया, लेकिन यह 1937 तक बना रहा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन आपसे यही पूछेगा कि किस एक्ट के तहत बना और किस एक्ट के तहत समाप्त हुआ। लेकिन यदि आपसे पूछ लेगा कि कब तक यह राज्यों में बना रहा, तो आपका आंसर होगा 1937। और कितने प्रांतों में हुआ? 8 प्रांतों में। चलिए नेक्स्ट देखने का काम करते हैं। संघ सूची। अब देखिए एक चीज देखिए, 1935 के जो भारत शासन अधिनियम था उसमें शक्तियों का डिवाइड कर दिया गया। अब शक्तियों का डिवाइड कैसे कर दिया गया? तो देखिए, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया तथा अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गई। देखिए, संघ सूची का मतलब क्या था कि संघ सूची पर जो कानून बनाएगी वह केंद्रीय मतलब विधान परिषद बनाएगी, मतलब जो केंद्र स्तर पे जो सरकार होगी। और राज्य सूची पे कौन बनाएगी? प्रांतीय सरकार बनाएगी। और समवर्ती सूची पे कौन बनाएगा? दोनों बनाएंगे। लेकिन यदि दोनों बनाएंगे तो विरोधाभास अगर होगा तो केंद्र वाला लागू हो जाएगा। आज के तारीख में भी यही नियम है कि यदि समवर्ती सूची के विषय पर दोनों ने कानून बना दिया तो वही कानून को मान्यता दी जाएगी जो केंद्र द्वारा बना होगा। तो उस समय संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के अंतर्गत शक्तियों का डिवाइड कर दिया गया। और जो सूची इन तीनों में नहीं आया, मतलब संघ सूची में भी नहीं आया, राज्य सूची में भी नहीं आया, समवर्ती सूची में नहीं आया, उसको अवशिष्ट शक्ति मानकर वायसराय को दे दी गई। आज भी देखिएगा कि अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? केंद्र के पास है। मतलब अवशिष्ट शक्तियां पे संसद कानून बना सकती है, मतलब राज्य नहीं बना सकता है। तो चलिए, यहां तक तो आप समझ गए कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शक्तियों का बंटवारा किस अधिनियम के तहत किया गया? तो आप क्या कहेंगे कि 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। कहेगा कि किस एक्ट के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, तो आपका आंसर होगा 1935 के भारत शासन अधिनियम। लेकिन पूछेगा कि कब स्थापना किया गया, तो आपका आंसर होगा 1937 में। मतलब 1935 के एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी, लेकिन उसकी स्थापना 1937 में हुआ। आप यह चीज को जान लीजिए कि इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वह थे सर मॉरिस गवायर। मॉरिस गवायर इनका नाम था, इसके जो चीफ जस्टिस थे। और इसके अलावा 6 अन्य न्यायाधीश थे। 6 अन्य न्यायाधीश थे। यहीं पे एक चीज मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी उसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे। और उसमें 3 अन्य न्यायाधीश थे। लेकिन यहाँ जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मॉरिस गवायर। और अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो 6 थी। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन एक चीज को ध्यान रखिए, लेकिन न्यायालय संबंधी अंतिम शक्ति अंतिम प्रिवी काउंसिल को प्राप्त थी। कहने का मतलब क्या है कि अगर संघीय न्यायालय किसी डिसीजन को दे दिया तो इसके अगेंस्ट में अपील प्रिवी काउंसिल को में की जा सकती थी। मतलब वह अंतिम नहीं थी। जैसे आज के डेट से अगर तुलना करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जिस डिसीजन को दे देता है उसके अगेंस्ट आप अपील कहीं नहीं कर सकते हैं, उसकी डिसीजन अंतिम होता है। इस चीज को आप समझ लीजिए। लेकिन उस समय संघीय न्यायालय अगर कोई डिसीजन देता था तो वह अंतिम नहीं थी, उसके अगेंस्ट अपील प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं कि इसके तहत सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया, जिसमें दलितों, मजदूर वर्गों और महिलाओं को इसमें शामिल कर लिया गया। अब देखिए, जिस प्रणाली की शुरुआत 1909 में किया गया था, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का देखकर, उसका विस्तार 1919 में किया गया। उसमें कौन कौन शामिल हुए, एक बार रिवाइज करा देता हूं। सिखों को शामिल किया गया, ईसाइयों को शामिल किया गया, आंग्ल भारतीयों को शामिल किया गया और क्या बोलते हैं यूरोपियों को शामिल किया गया। 4 को शामिल कर लिया गया। अब देखिए उसी का विस्तार करते हुए 1935 में आप देखेंगे कि दलित लोगों को भी शामिल कर लिया गया, मजदूर वर्ग लोगों को भी शामिल कर लिया गया और महिलाओं को भी शामिल कर लिया गया। आपसे पूछेगा किस अधिनियम के तहत महिलाओं को शामिल कर लिया गया या मजदूर वर्गों को शामिल कर लिया गया या दलितों को शामिल कर लिया गया, तो आप कहेंगे कि 1935 के भारत शासन का अधिनियम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। इसके तहत 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था की प्रारंभ की गई। अब देखिए केंद्र में जो द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट के रूप में, वह
6 राज्यों में, 6 मतलब प्रांत, मतलब कहने का मतलब कि 6 प्रांतों में शुरू किया गया। नहीं सॉरी, केंद्र में नहीं, प्रांतों में जो द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई वह 6 राज्यों में शुरू किया गया। बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि जो द्विसदनीय व्यवस्था कितने राज्यों में शुरू किया गया, तो आप कहेंगे 6 राज्य। आपसे पूछेगा 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम के तहत शुरू किया गया, तो आपका आंसर होगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। आपसे पूछेगा कौन स्टेट में नहीं था, तो आपको याद रहेगा, तभी आप टिक कर पाएंगे। तो आप याद रखिएगा कि बंगाल में हुआ था, मुंबई में हुआ था, मद्रास में हुआ था, बिहार में हुआ था, संयुक्त प्रांत में हुआ था, असम में हुआ था। आप इस चीज को याद कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज भी इसका व्यापक महत्व है। इसके तहत रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। आपसे पूछेगा रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया, तो आप कहेंगे कि 1935 में, 1 अप्रैल 1935 को किया गया। रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया, 1 अप्रैल 1935 को। आपसे पूछेगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया, तो आप कहेंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। अब देखिए नेक्स्ट जो हम लोग देखने का काम करेंगे कि इसके तहत 10% आबादी को मताधिकार दे दिया गया। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके तहत 10% आबादी को मताधिकार दे दिया गया। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पूछेगा आपसे किस एक्ट के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, तो आपका आंसर होगा 1935 के भारत शासन अधिनियम। अब कब बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, तो 1937 में। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया, लेकिन यह लागू कब हुआ, 1937। मतलब बर्मा भारत से कब अलग हुआ, तो 1937। किस अधिनियम के तहत, तो 1935। इतना आप शायद समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे देखने का काम करेंगे। नेक्स्ट, अब देखिए इसके बाद जो अंतिम अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको अच्छे से देखते हैं। देखिए इसके तहत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में प्रस्तावित किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तावित किया गया, तो आपका आंसर होगा 4 जुलाई 1947। और यह कब स्वीकृत हो गया, तो 18 जुलाई 1947। आप इस फैक्ट को याद रखिएगा कि कब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में पेश किया गया, तो 4 जुलाई 1947। और यह कब अंतिम रूप से स्वीकृत हो गया, तो 18 जुलाई 1947। ये दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट, 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन राज्यों के रूप में गठन किया गया। अब देखिए आपसे पूछेगा क्या, उस समय भारत का गवर्नर कौन बना, तो माउंटबेटन को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, जबकि पाकिस्तान का गवर्नर जिन्ना बने। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान का गवर्नर किसको बनाया गया, तो जिन्ना को बनाया गया, और भारत का उस समय किसको बनाया गया, तो माउंटबेटन को बनाया गया। आपका यह पॉइंट क्लियर हो गया। एक रोचक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों, और भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। आपके मन में आ रहा होगा कि दोनों एक ही दिन आज़ाद हुए थे और मतलब डिवाइड हुआ था, तो पाकिस्तान का 14 अगस्त को क्यों मनाया जाता है और इंडिया को 15 अगस्त को क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर जब ब्रिटिश सरकार, उस समय 14 तारीख को 00 अर्थात 12 बज गया था जब साइन करने के समय, तो 12 बजे के बाद तो नेक्स्ट डे हो जाता है 14, तो 15 तारीख हो गया। तो भारत में उस समय स्थानीय समय 12 बज रहा था, तो 12 बजे के बाद 15 तारीख हो गया, तो हम लोग स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में उस समय 11:30 बज रहा था। आप कहेंगे क्यों, क्योंकि पाकिस्तान का जो मानक टाइम है वह इंडिया से 30 मिनट पीछे है। 30 मिनट कहने का मतलब है कि 7.5 डिग्री, मतलब 7.5 डिग्री पीछे है। मतलब इंडिया का 82 डिग्री है, तो उससे 7.5 डिग्री आप पीछे कर लीजिए, मतलब 75 पॉइंट कुछ होगा।
तो मतलब 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। तो 7 चौक 28 और आधा में हो गया 2, मतलब 30 मिनट। मतलब पाकिस्तान और इंडिया के मानक समय में 30 मिनट का अंतर है। तो भारत में उस समय 12 बज रहा था, 12 बज चुका था, तो हम लोगों ने 15 तारीख मान लिया और 11:30 पाकिस्तान में बज रहा था, 11:30। तो उन लोगों ने 14 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाना प्रारंभ किया। आपको पता चल गया होगा कि पाकिस्तान में 14 अगस्त को क्यों स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और इंडिया में 15 अगस्त को क्यों स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखने का प्रयास करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। दोस्तों हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट कर लिया है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखने का काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए ओपन प्रतियोगिता आयोजन शुरू किया गया? तो आपका आंसर होगा चार्टर अधिनियम 1853। नेक्स्ट प्रश्न, गवर्नर जनरल का नाम किस अधिनियम के तहत बदलकर वायसराय कर दिया गया? तो आपका आंसर होगा चार्टर अधिनियम 1898। इससे पहले गवर्नर जनरल कहा जाता था, भारत का गवर्नर जनरल, लेकिन चार्टर अधिनियम 1858 के तहत गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया? तो आपका आंसर होगा प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के तहत किया गया। यही आपसे पूछ देगा केंद्र में द्वैध शासन कब शुरू किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1935। शायद आप समझ गए होंगे, प्रांत में द्वैध शासन 1919 और यदि प्रांत की जगह पे केंद्र पूछ देता तो 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम के तहत भारत में प्रथम द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई? भारत में प्रथम द्विसदनीय, तो आपका आंसर होगा भारतीय अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने का काम करेंगे, किस अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग का गठन का प्रयास किया गया? तो आपका आंसर होगा भारतीय अधिनियम 1919। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो आपका आंसर होगा अखिल भारतीय मतलब भारत परिषद अधिनियम 1935। लेकिन यदि आपसे यही पूछ देता कि किस एक्ट के, देखिए आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कैसे हुई, कैसे हुई का मतलब एक्ट पूछ रहा है आपसे, याद रखिएगा। लेकिन आपसे पूछता कब हुआ तो इसका आंसर दूसरा हो जाएगा, मतलब किस एक्ट के तहत हुआ तो 1935। लेकिन यहाँ कैसे की जगह पे अगर कब हो जाता हो तो इसका आंसर हो जाता 1937। याद रखिएगा। तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कैसे हुई, कैसे हुई मतलब किस एक्ट के तहत हुआ? तो भारतीय अधिनियम 1935। और यदि यही पूछ देता भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कैसे की जगह पे कब हुई तो आपका आंसर हो जाता 1937। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो आपका आंसर होगा 1919। आय के आधार पे दिया गया, मतलब पहली बार 1919 में महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया? पहली बार, तो आपका आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो आपका आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1935। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई? तो आपका आंसर होगा चार्टर एक्ट 1813। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का काम करते हैं हम लोग, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पे बहस करने का अधिकार दिया गया? तो आप क्या कहेंगे कि किस अधिनियम के तहत बजट पे बहस करने का अधिकार दिया गया? तो आप क्या कहेंगे? 1900 क्या बोलते हैं, पहली बार विधान परिषद को बजट पे बहस करने की शक्ति जो दिया गया 1909। लेकिन आपसे पूछेगा पहली बार बजट पे बहस करने के साथ साथ उस पे मताधिकार देने का भी अधिकार कब दिया गया, मताधिकार, तब आपका आंसर हो जाएगा नहीं, पहली बार बजट पे बहस करने की शक्ति कब प्राप्त हुई? तो 1919। लेकिन यदि आपसे पूछेगा कि पहली बार मतलब बजट पे सिर्फ बहस करने का ही अधिकार दिया गया, उस पे मतलब मत देने का अधिकार नहीं दिया गया, तब आपका आंसर हो जाता 1892।
लेकिन आपसे क्वेश्चन यहाँ पे बजट पे बहस चाहे पूछे कि पूरक प्रश्न करने का अधिकार कब दिया गया, चाहे मत देने का अधिकार कब दिया गया, तो आपका आंसर होगा 1909 ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई? तो आपका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम, मतलब भारतीय परिषद अधिनियम 1935 केंद्र में। लेकिन केंद्र के जगह पे यदि राज्य या प्रांत कहता कि प्रांतों में द्वैध शासन कब शुरू किया गया, तो आपका आंसर होता 1919। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है केंद्र में द्वैध शासन की कब शुरुआत हुई, तो आपका आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किस अधिनियम द्वारा कंपनी के चीन और पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया? तो आपका आंसर होगा 1813 चार्टर अधिनियम 1813। देखिए इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछ सकता था कि किस अधिनियम के द्वारा कंपनी का चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी व्यापार का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया, तब भी आपका आंसर चार्टर अधिनियम 1813 ही होता, प्रश्न को घुमा देता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो आप लियोनस कार्टियस को मानेंगे। लियोनस कार्टियस, इनको प्रांतों में द्वैध शासन के रूप में जाना जाता है। और कितने राज्यों में द्वैध शासन शुरू हुआ था? तो 8 प्रांत में। कब तक चला था? तो 1937 तक। किस एक्ट के तहत लागू हुआ था? तो आप प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के तहत। आपसे पूछेगा केंद्र में द्वैध शासन कब लागू हुआ था, तो आप कहेंगे 1935। आप यह याद रखिएगा कि राज्य में द्वैध शासन 1919, केंद्र में द्वैध शासन 1935, और द्वैध शासक का जनक किसको माना जाता है? तो लियोनस कार्टियस को माना जाता है। दोस्तों हम लोगों ने भारत के संवैधानिक विकास क्रम के चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से देख लिया है। यदि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे तो मेरा विश्वास है कि आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा इससे रिलेटेड, यदि क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे तो दोस्तों नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हम लोग अगले क्लास में देखने का काम करेंगे। आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आने वाला जो वीडियो है आपको प्राप्त हो जाएंगे और आप इसका लाभ उठा पाइएगा। तो चलिए दोस्तों, बताइएगा आप कमेंट करके कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक्स वीडियो देखने के लिए।